The people of Dubai, rich. The people of Canada, rich. The people of Singapore are rich. But you are living in India, you are not rich, bro. हम लोग को बहुत हीन भावना से परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर एफआईआर हो गया। जिन देशों की अभी मैंने बात करी वहाँ के अधिकतर लोग अमीर हैं। वह इंडिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन अभी भी लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे है। कुछ लोग अभी भी सोचते हैं इसका रीजन बढ़ता पॉपुलेशन है, बट नहीं दोस्त, आप गलत सोच रहे हो। अगर पॉपुलेशन इसका रीजन होता तो हमारा पड़ोसी देश चाइना आज हमसे इतना अमीर नहीं होता। Chinese have been able to kind of copy the DARPA model, and they have all these programs, the 1000 Talents program, and they have implemented lots of educational reforms. So they have done it right. जहाँ पे इंडिया के लोग अभी भी लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे हैं, वहीं पे चाइना के अधिकतर लोग मिडिल क्लास से ऊपर हैं, मींस अपर मिडिल क्लास में आते हैं। जबकि इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन में ज्यादा फर्क नहीं है। फिर भी ऐसा क्यों? Because at $10,000 per capita, you can afford a much better primary education in one homogenized language. In one language, yes. Economies of scale. As opposed to India, which at $2,000 per capita and an abysmal education, especially a horrible primary education budget. ज्यादातर लोग इंडिया को छोड़कर विदेशों में कमाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे या तो उन्हें अपने मनपसंद का काम नहीं मिलेगा और अगर मिलेगा भी तो अच्छी सैलरी पे नहीं मिलेगा। वहीं पे विदेश में अगर आप छोटी भी नौकरी करोगे तो भी आप लोग को एक अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हो, एक विदेशी नॉर्मल वर्कर सिर्फ एक महीने में 12 से 15 हजार डॉलर तक कमा लेता है। वहीं पे एक एवरेज इंडियन वर्कर सिर्फ $2,500 तक ही कमा पाता है और इतने ही सैलरी में उसे पूरी घर खर्च चलानी पड़ती है। तो आइए अब समझते हैं इस मिडिल क्लास ट्रैप से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। और अगर आप ये अभी नहीं समझोगे तो आप इसमें और फंसते जाओगे और बाद में तो इससे निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। तो इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने के लिए सबसे पहले हमें अपनी क्लास पता होनी चाहिए कि हम अभी कौन से क्लास में जी रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपना क्लास मिडिल क्लास लगता हो या फिर अपर मिडिल क्लास लगता हो, बट नहीं दोस्त, आप हो सकता है लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे हो, मीन्स आप पुअर कैटेगरी में आते हो। क्योंकि लोअर मिडिल क्लास में आने वाले लोग भी महीने का 5,000 रुपए तो सेव कर लेते हैं अपनी सैलरी में से, बट आपकी इनकम में से आप 5,000 रुपए भी सेव नहीं कर पा रहे हो, देन यू आर पुअर ब्रो। तुम लोअर मिडिल क्लास में भी नहीं हो। इनसे मिलिए, ये देवानंद प्रसाद जी हैं जिनकी उम्र 55 साल है। जी हाँ, ये मेरा ऑटो है सर, यही इसी को चला के अपना जीविका पैशन से ये एक ऑटो ड्राइवर है। ये पूरे हफ्ते एक भी छुट्टी नहीं लेते और सुबह शाम ऑटो चलाते हैं। फिर भी महीने के एंड में ये अपने सेम पोजीशन में ही रहते हैं। मतलब इनके इतने मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं बदलता। महीना में बहुत मुश्किल से 15 से 20 हजार रुपया के आसपास होता है। उसी में घर मकान रेंट देना पड़ता है, खाना होता है, बच्चों का पढ़ाई है, फीस है, ट्यूशन फीस है, स्कूल का कॉपी किताब है। बहुत मुश्किल से परिवार चल पाता है। ये एक महीने में 20,000 रुपए कमाते हैं, जिसमें से इन्हें रेंट देना होता है 6,000 रुपए, ग्रोसरी इनकी 8,000 रुपए तक की होती है, ट्यूशन और स्कूल फीस 2,500 रुपए तक, और अगर कोई बीच में बीमार पड़ गया महीने के तो 500 से 1,000 तक उसमें खर्च हो जाता है। तो ये महीने के एंड में 3,500 से 4,000 रुपए तक सेव कर पाते हैं अपनी पूरी सैलरी में से। घूमने का कभी अवसर उतना आमदनी नहीं होता है कि हम लोग को तो बहुत इच्छा करता है वैष्णो देवी चले, दार्जिलिंग चले, गैंगटॉक चले, सिक्किम चले। खाली पेपर में देखते हैं, आत्मा को उत्साह होता है, पेपर देख के कहते हैं कि मेरा देश इतना अच्छा है, लेकिन हम लोग ऐसे मध्य वर्ग के लोग नहीं जा पाते हैं। अब जबकि इनकी सेविंग 5,000 रुपए से कम है तो ये लोअर मिडिल क्लास में भी नहीं आते। अब दिन रात ऑटो चलाने के बाद भी ये अपने इच्छा से कहीं घूमने नहीं जा सकते। अगर इन्हें नए कपड़े पहनने का मन हो तो नया कपड़ा भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि इनकी सेविंग बेकार हो जाएगी। ना ही अच्छी सब्जियां खा सकते, ना ही अच्छे फ्रूट खा सकते हैं। इनका सर्वाइव करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। इन्हें तबीयत खराब होने पर भी काम पर जाना पड़ता है और सुबह शाम ऑटो चलाना पड़ता है। और सबसे बड़ी मुसीबत तो तब आती है जब इनके परिवार में किसी का तबीयत खराब हो जाता है, क्योंकि तब इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, अपने बचाए हुए पैसे को यूज करना, मीन्स अपनी सेविंग्स को यूज करना। और जैसा कि मैंने बताया था, इनकी ज्यादा सेविंग तो हो नहीं पाती है, तो वो भी काफी जल्दी खत्म हो जाएगी और उसके बाद इन्हें कर्ज लेना भी पड़ सकता है। मीन्स इनकी सारी सेविंग जीरो और ऊपर से एक कर्ज में आ जाएंगे। तो ये
घूम फिर कर उसी पोजीशन में वापस आ गए। और इसका मतलब यही है कि ये मैट्रिक्स में पूरे फंस चुके हैं और सेम ऐसी सिचुएशन से इंडिया में बहुत लोग हैं जो जी रहे हैं। अब बात करते हैं गौतम जी की। इनकी भी कहानी कुछ प्रसाद जी से ही मिलती जुलती है, बट ये उनसे थोड़े से अच्छे कंडीशन में है। ये महीने का 2 लाख रुपए अर्न करते हैं, लेकिन फिर भी ये मिडिल क्लास में ही आते हैं। ऐसा क्यों, आओ बताता हूँ। बेकरी का बिजनेस है। हमको बेकरी का शौक नहीं था, और लेकिन मेरी पत्नी को बेकिंग का शौक था और वो बेकिंग का कोर्स की हुई है। इनकी इनकम है 2 लाख रुपए, रेंट है 60,000 रुपए, स्टाफ सैलरी है 50,000 रुपए और रॉ मटेरियल मिला के 40,000 रुपए। तो टोटल प्रॉफिट इनका एक महीने में 50,000 रुपए तक होता है। अब उसमें से इन्हें पर्सनल रेंट देना होता है जो कि 20,000 रुपए, ग्रोसरी का 8,000 रुपए। अगर ये महीने में कुछ बाहर खाने जाते हैं तो उसका 3,000 रुपए आप मान सकते हो। फ्यूल की कॉस्ट इनकी 5,000 रुपए तक की रहती है। तो इस हिसाब से इनका टोटल सेविंग हुआ 15,000 रुपए। अब आपको लग रहा होगा चलो कोई नहीं, 15,000 रुपए तो बचे, बट नहीं। अब इन्हें अपने बच्चों की फीस देनी है, क्लॉथ्स खरीदने हैं और बाकी एक्सपेंसेस का खर्च मिलाकर महीने के एंड में इन पे भी कुछ नहीं बचता। प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप उस पे टैक्स दे रहे हैं। आप जो भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उससे अगर बच करके पैसा आता है आपके पास तो आप इनकम टैक्स दे रहे हैं। अगर आपको रेंट और सैलरी सारा कुछ दे करके आपके पास पैसा बचता है तो उस पर आप इनकम टैक्स दे रहे हैं। अगर उसके बाद भी अगर आपके पास कुछ पैसा बच जाता है और अगर आप खर्च करते हैं तो उस पर भी हर प्रोडक्ट पे आपको टैक्स देना ही पड़ रहा है। तो इस हिसाब से भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है नॉर्मल पीपल्स के लिए। वहीं पे अगर ये अपना बिजनेस भी बढ़ाना चाहे तो भी ये नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उसके लिए इन्हें अपने बेसिक एक्सपेंसेस को भी कम करना होगा। टोटल मिला के इनका भी हाल प्रसाद जी जैसा ही हो जाता है। जितना में सिर्फ आप घर चला पा रहे हैं और आप अपने फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं और खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक इशू होता ही है। अगर हम लोग को ऐसे भी कुछ एक्सटर्नल खर्चा आ जाता है तो वो हम लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। और ऐसे बोले तो ना हम अपनी पत्नी के लिए कुछ खरीदना मेरे लिए मुश्किल होता है, या खुद के लिए नए कपड़े खरीदने, या भाई के लिए कुछ नया खरीदना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपकी कंडीशन गौतम जी से मिलती जुलती है तो आप मिडिल क्लास में हो। तभी नहीं बचता है और टाइम भी नहीं बचता है। हम जब से बिजनेस में आए हैं तब से दोस्तों की शादियों को छोड़कर कोई वैकेशन या सेल्फ टाइम नहीं मिला है हमको। डेली इसी काम में बिजी रहते हैं और छुट्टी अभी तक तो नहीं मिली है। तो सोचो महीने का जो 2 लाख रुपए कमा रहा है वो मिडिल क्लास में, तो हम और आप क्या चीज है? हम तो लोअर मिडिल क्लास में भी नहीं है। अभी हम नेगेटिव में ही हैं, क्योंकि जैसे पिछला 6 महीना जो खराब गया उसमें मुझे रेंट भरने के लिए या फिर स्टाफ को सैलरी देने के लिए मुझे कर्ज लेना पड़ा कुछ अपने ही दोस्तों से, और जिसके कारण कि मतलब जो अभी जो शॉप ओपन कर रहे हैं उसके लिए भी इनफैक्ट हमको दोस्तों से लोन लेना पड़ा। तो ये मेरे लिए नेगेटिव ही है। अब ये रिपोर्ट आप देख सकते हो जो कि चाइना की है। इस रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन है कि यहाँ पे एवरेज लोग अपर मिडिल क्लास में आते हैं। मींस महीने के एंड में इन लोगों के पास इतने पैसे बचते हैं कि अपने फैमिली के साथ कहीं अच्छी जगह घूमने जा सके, हॉलीडे बिता सके और अच्छे कपड़े पहन सके और मेडिकल इशूज से लड़ सके। हमें इस स्टेप में फंसाने के लिए काफी ज्यादा रोल करती है हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी। हम अपनी इंडियन गवर्नमेंट को जो टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में, अलग अलग टैक्सेस के रूप में जो पैसे देते हैं उसका हमारी गवर्नमेंट सिर्फ 3% यूज करती है पर ईयर हमारे इस देश को विकास करने में। वहीं पे अगर आप किसी और देश की बात करो, बगल वाले देश चाइना की बात करो, तो वो 70% यूज करती है अपने कंट्री को ग्रो करने में। इसीलिए आज उनकी ग्रोथ इतनी तेज हो रही है और उनकी कंट्री इतनी मजबूत हो रही है। एक तो इंडिया में इतना करप्शन बढ़ गया है, अगर आप पे फेम है, अगर आप पे पैसा है, आप पॉलिटिक्स में हो, आपके ऊपर तक जान पहचान है, तो आपका कोई भी काम नहीं रुक सकता। आप किसी टोल पे जाते हो तो टोल फ्री, आप किसी शो को देखने जाओगे शो फ्री, आप किसी स्टेडियम में मैच देखने जाते हो तो टिकट फ्री, वो भी आपको वीआईपी सीट प्रोवाइड करवाएंगे। बैंक या किसी भी सरकारी काम को करने जाओगे तो बिना किसी अर्जन के आपका काम हो जाएगा। जबकि वहीं अगर आप लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो तब आपका काम ये कहकर डिले कर दिया जाएगा, बैंक सर्वर नहीं चल रहा, अभी स्टाफ का लंच चल रहा है, आप थोड़ी देर बाद आना, या फिर अभी डॉक्टर कहीं गए हुए हैं, थोड़ी देर बाद आना। ऐसे कई मुसीबत आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप लोअर मिडिल क्लास में आते हो इस देश में। आपको मैं बताता चलो, यूरोप में कई कंट्रियां ऐसी हैं जिनके गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में अमीर लोग भी जाते हैं और गरीब भी। वहाँ पे उनके हॉस्पिटलों में कोई कंपेयर नहीं होता अमीर और गरीब के बीच, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में तो धार्मिक स्थलों पे भी लोगों को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया गया है। अरे कोई तमीज है क्या? तुम्हें समझ नहीं आई? ये तो तरीका, हमारा तरीका यही है। 3 बार बोला समझ नहीं आई। मत लगा। इधर आओ।
तू मत मुझे बाहर हो जा। बताओ आ क्या ले ली? मेरी बहन को तुमने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको बदतमीजी से बोलने की? एक मिनट आवाज इसको बंद कर ले, इसको बंद कर ले मिस्टर, इसको पहले बंद कर ले, इसको बंद कर ले, अरे तू रिकॉर्डिंग को छोड़ना, मैं कर रहा हूँ फैसला, तू कर रहा आराम से वीडियो बनाओ भैया, फुल एचडी में बनाना भैया, फुल एचडी आईफोन 13 है। चलो भाई, ऐसी बदतमीजी नहीं चलेगी यहाँ। पूछना चाहती हूँ कि मंदिर में वीआईपी एंट्री क्यों और कमेटी का क्या फायदा जो श्रद्धालुओं के संतोषप्रद जवाब नहीं देते हैं। आप सभी शाम प्रेमियों से यह अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को इतना प्रचार प्रसार किया जाए कि मंदिर प्रांगण कमेटी इन मुद्दों पर विचार करे और इनमें सुधार आए। जय श्री श्याम। अमीर लोग अच्छे से भगवान के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, देर तक उनसे बातें कर सकते हैं, देर तक उनके सामने रहकर उनकी पूजा कर सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ गरीबों के साथ नहीं होता है। गरीबों को धक्का खाना पड़ता है, लाइन से गुजरना पड़ता है और कई बार तो उन्हें लड़ाई भी करनी पड़ जाती है स्टाफ से। मेरा बस ये कहना है कि धार्मिक स्थलों पे तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। एक एवरेज कैनेडियन वर्कर की इतनी सैलरी होती है कि वो एक महीने में 4 आईफोन खरीद सकता हो, वो भी प्रो सीरीज, जबकि इंडियन वर्कर के साथ ऐसा नहीं है। वो मुश्किल से ही अपने एक महीने की सैलरी से घर चला पाता है। तो अब बात करते हैं इस ट्रैप से आप बाहर कैसे निकल सकते हो। इस ट्रैप से बाहर निकलने का सॉल्यूशन क्या है, आओ जानते हैं। अब ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये है द ग्लोबल वेल्थ पिरामिड। इसके टॉप पे वो लोग आते हैं जिन पे बेशुमार दौलत है। ये वो 1.1% लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड का 45% वेल्थ अकेले ही लेकर बैठे हुए हैं। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे वर्ल्ड में जितना पैसा मौजूद है उनका आधा पैसा इन अकेले 1.1% लोगों पे है। और इस पिरामिड के सबसे नीचे वाले पार्ट में हम लोग हैं जिन पे वर्ल्ड का सिर्फ 1.2% वेल्थ ही है और इतने में ही हम जी रहे हैं। अब पिरामिड के इस हिस्से को देखो, इसमें वो लोग हैं जिन पे 80 लाख से 8 करोड़ रुपए तक हैं। मैं आपको बता दूं 2016 में 35 करोड़ लोग इस पोजीशन में थे, जबकि 2022 आते आते ये लोग 35 करोड़ से बढ़कर 64 करोड़ तक पहुंच गए, मींस डबल। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इन कुछ ही सालों में जिससे 27.7 करोड़ लोग अपने आप को इस पोजीशन में लाने में सफल हो पाए? आइए आपको बताता हूँ। 1760 से 1840 के दौरान हमारे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, जिसके दौरान वर्ल्ड इकोनॉमी एग्रीकल्चर एज से इंडस्ट्रियल एज में शिफ्ट हो रही थी। अब उस समय जिस पे ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल था, उन लोगों ने अपने पैसे को यूज करके काफी मोटा पैसा कमाया और वो बेशुमार दौलत कमा के अमीर बन गए। और आप भी इन 5 सालों में पिरामिड के सबसे नीचे वाले पार्ट से नहीं भी तो तीसरे वाले पार्ट में तो आ ही सकते हो, क्योंकि इन कुछ साल पहले ही डिजिटल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। और ये जो 27.7 करोड़ लोग अमीर हुए हैं वो इसी रेवोल्यूशन की वजह से अमीर हुए हैं। अब ये लोग तो ऐसे हैं जिन्हें 2015 से 16 में ही पता चल गया था डिजिटल रेवोल्यूशन के स्टार्ट का, और उस समय इन लोगों पे इंटरनेट एक्सेस मौजूद भी था, जिसके कारण ये लोग मेहनत करके अपने टाइम को सही जगह पे इन्वेस्ट करके अपने आप को पिरामिड के दूसरे वाले पोजीशन पे लाने में सक्षम हो पाए। बट अभी भी इतना लेट नहीं हुआ कि आप इस रेवोल्यूशन का फायदा ना उठा पाओ। मुझे पहले का तो नहीं पता, पर अभी के टाइम में एक आम आदमी पे भी डिजिटल एक्सेस मौजूद है। मींस वो इंटरनेट चला सकता है, इंटरनेट पे किसी भी चीज की खोज कर सकता है, वो सीख सकता है अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड किसी भी चीज को, और वो ऑनलाइन बिजनेस कर सकता है। आज के समय में तो कोई भी चीज करना इतना आसान हो गया इंटरनेट की मदद से, जिससे वो काफी कम समय में आगे बढ़ सकता है। बिना पैसे का बहुत कुछ हो सकता है। जब ग्रोथस्कूल शुरू किया था तब लोगो बनाया था एक फ्री लोगो मेकर के साथ, वेबसाइट बनाया था वर्डप्रेस में, वो भी यूट्यूब में सीख के कैसे बनाना चाहिए, डोमेन खरीदा, वो 1000 रुपए का डोमेन था, होस्टिंग और 1000 रुपए का था। बस इतने ही चीजों से, सोशल मीडिया में कुछ नहीं था, इतने ही चीजों से ग्रोथस्कूल शुरू हुआ था। सुंदर नहीं था लेकिन टिकाऊ, हमें काम चल जाता था। जब पैसे बने तब इन्वेस्ट करके अच्छा करके गए। मान लो आपको कोई बिजनेस ही करना हो तो पहले आप लोग को एक दुकान खोलनी पड़ती थी, उसके बाद आपको कस्टमर आने का वेट करना पड़ता था, और कस्टमर भी एक आपका एरिया में ही रह पाता था। मींस आप अपनी उस दुकान को सिर्फ लोकेलिटी में चला सकते थे और कस्टमर भी आपके लोकल एरिया के ही रहते थे। बट इंटरनेट पे ऐसा नहीं है, आप खुद से एडवर्टाइज करके अपनी दुकान को लोगों के बीच पॉपुलर कर सकते हो, इंटरनेट पे ऑनलाइन आके सेलिंग कर सकते हो, यहाँ तक कि आप डिलीवरी भी ऑनलाइन ही करवा सकते हो। और 2018 से पहले इंटरनेट पे कोई ऑनलाइन ऑर्डर करता था सामान तो काफी ज्यादा ट्रस्ट इशू होता था, बट ये ट्रस्ट इशू भी अब सॉल्व हो चुकी है। मैं काफी ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि सिर्फ ड्रॉप शिपिंग करके काफी पैसा कमाए हैं इन कुछ ही सालों में, और काफी ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो सिर्फ एप्लीकेट करके बहुत पैसे कमाए इन सालों में। तो पैसा कमाने के लिए सबसे पहले तो आपको फील्ड अपनी सेलेक्ट करनी होगी, आप किस फील्ड में मेहनत करना चाहते हो, और फिर आपको उस फील्ड की रिसर्च करनी है हर टाइप से, जिससे आपको उस फील्ड की ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। आप गूगल, यूट्यूब कहीं पे भी रिसर्च कर सकते हो, काफी अच्छे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। मान लो आपको पेंटिंग का काम
काम करना है, मींस दीवार वाल पे जो पेंट करते हैं वो वाले काम करने हैं। अब आपको ऐसे नॉर्मल ढूंढने में लोगों के घर पे जा जाके बहुत टाइम लगेगा, हो सके तो आपको कस्टमर भी काफी कम मिले। बट वहीं पे अगर आप अपने काम का वीडियो बनाकर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देते हो, मान लो आप इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देते हो, तो वहाँ से काफी जल्दी आप लोगों को कस्टमर मिल जाएंगे। क्योंकि जिन लोगों ने पेंटिंग से रिलेटेड हाल फिलहाल में कुछ इंस्टाग्राम में सर्च किया होगा, उनकी नीच में आपकी वीडियो जरूर आ जाएगी, और अगर उनको आपके काम की वीडियो पसंद आई तो आपको कॉल भी जरूर करेंगे। देखो कितना आसान था काम पाना इंटरनेट के जरिए, और ये जो मैंने ट्रिक बताया है वो हर फील्ड में वर्क करती है। आज की डेट में अगर आपको इंटरनेट की जानकारी है तो आपको कहीं बाहर निकल के छोटी मोटी जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सारा काम घर से ही हो जाएगा। अगर आप एक अच्छे बिजनेस में हाथ डालना चाहते हो, अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, तो सब घर बैठे ही हो जाएगा, बस आप इस डिजिटल रेवोल्यूशन को समझ गए तो। और जिस फील्ड में काम करो उसकी पहले अच्छे से जानकारी लो, पेशेंस रखो, हार्ड वर्क करो, उस फील्ड में हो सके तो मास्टर बनो। बाकी इंडिया देश तो एक नंबर है, बस करप्शन थोड़ा ज्यादा हो गया। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, टाटा। सब्सक्राइब बटन को मार दो चाटा।